जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एसपी बायोलॉजी क्लासेस में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे नेफ्रॉन की संरचना के बारे में। ठीक है, इससे पिछले वीडियो में हमने दोस्तों पढ़ा था कि जो मनुष्य के मुख्य उत्सर्जी अंग होते हैं वो कौन से होते हैं। ठीक है, इसके बारे में हमने जाना था। आज हम पढ़ते हैं कि नेफ्रॉन की संरचना जो होती है वो कैसी होती है और किस प्रकार से ये ब्लड को फिल्टर करती है। ठीक है, तो जानते हैं। आइए सबसे पहले तो बात करते हैं, हम किडनी की बात करते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम पढ़ते हैं कि नेफ्रॉन किस प्रकार से कार्य करते हैं, किस प्रकार से ब्लड को फिल्टर करते हैं। ठीक है, तो आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मानव शरीर में एक जोड़ी किडनी पाई जाती हैं। ठीक है, और इनका कार्य क्या होता है? इनका कार्य होता है कि इनमें मूत्र का निर्माण होता है या यूरिन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अगर किडनी की हम भागों की बात करें तो किडनी में जो सबसे बाहर की ओर भाग दिखाई दे रहा है हमें, ये डॉट्स लाइक स्ट्रक्चर मैंने बनाए हैं, इस भाग को हम दोस्तों कहते हैं कॉर्टेक्स। ठीक है, कॉर्टेक्स क्या होता है? एक सेल्यूलर भाग होता है, एक कोशिकीय भाग होता है। ठीक है, इसके अंदर की ओर मेड्यूला पाया जाता है, यानी कि मेडुला वाला भाग पाया जाता है। इस मेडुला वाला भाग में क्या होता है? नेफ्रॉन उपस्थित रहते हैं। ठीक है, यही नेफ्रॉन क्या करते हैं? यही नेफ्रॉन क्या होते हैं? ब्लड को फिल्टर करते हैं और उससे जो अशुद्धियां होती हैं उनको अलग करके मूत्र वाहिनी में भेज देते हैं। यानी कि नेफ्रॉन जो होते हैं वो किस में खुलते हैं? पेल्विस में खुलते हैं। नेफ्रॉन जो होते हैं वो किस में खुलते हैं दोस्तों? पेल्विस में खुलते हैं। ठीक है, पेल्विस में खुलते हैं। और ये पेल्विस जो होती है वो आगे की ओर मूत्र वाहिनी में खुलती है, और मूत्र वाहिनी जो होती है वो आगे की ओर मूत्राशय से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, किस में जुड़ी होती है? मूत्राशय से जुड़ी हुई होती है। अब इस किडनी के द्वारा जो मूत्र का निर्माण किया जाता है या यूरिन का निर्माण किया जाता है वो मूत्र वाहिनी में बहते हुए किस में आ जाती है? यूरिनरी ब्लैडर में आ जाती है, या मूत्राशय में आके जो यूरिन होता है, मूत्र जो होता है वो किस में इकट्ठा हो जाता है? मूत्राशय में आके इकट्ठा हो जाता है। और उसके बाद इसको मूत्र मार्ग के द्वारा, मूत्र मार्ग यानी कि मूत्र मार्ग जो होता है वो व्यक्ति के शिश्न में खुलता है। जो मेल होते हैं वो क्या कहते हैं? मेल होते हैं, पुरुष होते हैं, उनके शिश्न में खुलता है। ठीक है, जो मूत्राशय होता है वो मूत्र मार्ग के द्वारा किस में खुलता है? शिश्न में खुलता है, पेनिस में खुलता है। और पेनिस के द्वारा ये मूत्र जो होता है या फिर यूरिन जो होती है वो बॉडी से बाहर कर दी जाती है समय के अनुसार। ठीक है, अब बात करते हैं कि नेफ्रॉन जो होते हैं उनको एक्सक्रीशन की इकाई कहा जाता है। नेफ्रॉन जो होते हैं वो क्या कहा जाता है? एक्सक्रीशन की इकाई कहा जाता है। तो आज हम पढ़ते हैं कि नेफ्रॉन की संरचना कैसी होती है। सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे आज हम नेफ्रॉन की संरचना। नेफ्रॉन की संरचना, नेफ्रॉन की संरचना, इसके बारे में जानते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। पहले तो हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसके बाद में इसको डिटेल से पढ़ेंगे। इसका स्ट्रक्चर बनाना बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम एक कप जैसे संरचना बनाते हैं, उसके बाद इस कप जैसी संरचना को इस तरह से आगे की ओर बढ़ाते हैं। उसके बाद इसका जो कुछ भाग जो होता है वो घुमावदार बना देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारा जो नेफ्रॉन की संरचना थी वो बनकर तैयार हो चुकी है।
ठीक है। तो दोस्तों यह जो भाग होता है नेफ्रॉन का, यह जो भाग होता है इसे कहते हैं धमनी। क्या कहते हैं? धमनी। और यह जो भाग होता है इन्हें कहते हैं शिराएं, इन्हें कहते हैं शिराएं। ठीक है। यह भाग रीनल ट्यूब कहलाता है, रीनल ट्यूब। इसे कहते हैं समीपस्थ ये क्या होता है? एकत्र नलिका। और यह जो होती है इसे कहते हैं दूरस्थ दूरस्थ कुंडलित नलिका। ठीक है। ये वाली कहलाती है समीपस्थ कुंडलित नलिका। यह जो भाग दिखाई देता है इसे कहते हैं हेनलीज लूप। दोस्तों ये रहा हमारा नेफ्रॉन की संरचना। ठीक है। और ये रही किडनी की संरचना। अब पढ़ते हैं कि नेफ्रॉन किस तरह से ब्लड को फिल्टर करता है। ठीक है। तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जो धमनियां होती हैं वो शरीर के अंग जो होते हैं उनमें ब्लड को लेकर आती हैं। ठीक है। और जो शिराएं होती हैं वो क्या करती हैं? ब्लड को हृदय तक लेकर जाती हैं। ठीक है। अब होगा क्या, जब ब्लड क्या होता है, इस धमनी से आता है, क्या आता है? ब्लड। ठीक है। ब्लड जब इस धमनी से आता है तो ये जो धमनी होती है वो आगे की ओर गुच्छेदार संरचना बना देती है। ठीक है। इस गुच्छेदार संरचना को हम कहते हैं ग्लैमेरुलस। क्या कहते हैं? ग्लैमेरुलस। ग्लैमेरुलस कहते हैं। ठीक है। यह ग्लैमेरुलस जब ये धमनी होती है वो आगे की ओर गुच्छेदार संरचना बना लेती है। इस गुच्छेदार संरचना को हम कहते हैं ग्लैमेरुलस कहते हैं। और यही गुच्छेदार संरचना जब आगे की ओर बढ़ती है और खुलती है तो पतली पतली नलिकाओं का निर्माण करती है। ठीक है। ये आगेदार गुच्छेदार संरचना जो होती है वो आगे की ओर खुलती है तो पतली पतली नलिकाओं का निर्माण कर लेती है। ये नलिकाएं शिराएं कहलाती हैं, या फिर इन्हें कहते हैं कैपिलरी नेटवर्क। यानी कि कैपिलरी नेटवर्क का मतलब पतली पतली केशिकाएं जैसी संरचनाएं होती हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? कैपिलरी नेटवर्क भी कहते हैं। केस की ये बोल सकते हैं केस की ये संरचना। ठीक है। ये पतली पतली नलिकाएं बन जाती हैं। इन नलिकाओं को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? कैपिलरी नेटवर्क कहते हैं। और ये कैपिलरी नेटवर्क जो होते हैं वो क्या करते हैं? पूरे नेफ्रॉन को घेर लेते हैं चारों तरफ से। ठीक है। अब पढ़ते हैं कि ब्लड जब इस धमनी में आता है और जब ये धमनी आगे की ओर गुच्छेदार संरचना बना लेती है, सीधी सीधी बात है, अगर हम किसी पाइप में पानी चलता हो या पानी पाइप को हम घुमा के डाल दें, उसके बाद उसमें पानी प्रवाहित करें, तो पानी जिस स्पीड से जाएगा पाइप के अंदर वो सब गुच्छेदार यानी कि जो घुमा हुआ पाइप होगा उसमें उस पानी की स्पीड क्या होगी? कम हो जाएगी। ठीक है। सेम प्रोसेस यहाँ पे होती है। जब ब्लड इस धमनी में आता है तो धमनी आगे की ओर गुच्छेदार संरचना बनाती है। अब इस धमनी में आने के बाद ब्लड का जो प्रेशर होगा वो कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। ब्लड का प्रेशर कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर पाइप में कोई छोटी सी छेद भी होते हैं तो उनसे जल क्या होता है? बाहर निकलने लगता है। ठीक है। सेम प्रोसेस यहाँ पे होगी। जब ब्लड का प्रेशर कम हो जाएगा यहाँ पे गुच्छेदार संरचना होगी तो इसमें छोटे छोटे अगर छेद होंगे तो उससे क्या होगा? ब्लड जो है
वो बाहर आ जाएगा, यानी कि रीनल ट्यूब में आ जाएगा। ठीक है, आपको ये जो गुच्छा है वो एक कप जैसी संरचना में बंद दिख रहा है, इस तरह से ये कप जैसी संरचना में बंद दिख रहा है। तो ये ग्लैमेरुलस और कप जैसी संरचना जो होती है ये दोनों मिलकर किसका निर्माण करती हैं, हेनलीज लूप का निर्माण करती हैं। ग्लैमेरुलस और कप जैसी जो संरचना होती हैं ये ठीक है दोस्तों, तो ये जो गुच्छेदार संरचना होती है और ये जो कप स्ट्रक्चर होता है, ये दोनों क्या करते हैं, बोमैन कैप्सूल का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, बोमैन कैप्सूल का निर्माण करते हैं। बोमैन कैप्सूल का निर्माण करते हैं, कैप्सूल का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब होगा क्या, ये ब्लड जो है मतलब गुच्छे में जब ब्लड जाएगा तो उससे कुछ ब्लड का भाग जो होगा वो बाहर आ जाएगा। किस में आ जाएगा, रीनल ट्यूब में आ जाएगा। ये रीनल ट्यूब जो होती है वो पतली सी नली होती है। ठीक है, पतली सी नलिका होती है। जब ब्लड इसमें आएगा, रीनल ट्यूब में आएगा, तो रीनल ट्यूब आगे की ओर कुछ घुमावदार संरचना बनाती है और इस संरचना को हम कहते हैं समीपस्थ कुंडलित नलिका। ठीक है, अब ब्लड क्या होगा, जब रीनल ट्यूब से होते हुए इस समीपस्थ नलिका में आएगा, ठीक है, तो यहाँ से ब्लड में से यानी कि जो ब्लड होगा उससे H2 होगा, वो क्या कर लिया जाएगा, अवशोषित कर लिया जाएगा, यानी कि ब्लड में से H2O निकल जाएगा। उसके बाद क्या होगा, अब जो भी पदार्थ बचेगा वो आगे की ओर एक यू आकार की संरचना में जाएगा। इस यू आकार की संरचना को हम क्या कहते हैं, हेनलीज लूप कहते हैं। ठीक है, जब ब्लड इसमें जाएगा, हेनलीज लूप में जाएगा, तो ब्लड में NaCl होगा, NaCl यानी कि साल्ट होगा। इसमें से क्या होगा, अब साल्ट को भी अवशोषित कर लिया जाएगा। अब साल्ट में से अब साल्ट भी अवशोषित कर लिया जाएगा। उसके बाद ब्लड जो होगा वो किस में जाएगा, दूरस्थ कुंडलित नलिका में जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, जो ग्लूकोज वगैरह होगा, ग्लूकोज होगा और जो बचा हुआ भाग होगा H2O, उसको भी अवशोषित कर लिया जाएगा। ठीक है, इन सभी आवश्यक चीज़ों को अवशोषित करने के बाद ब्लड में से अगर सभी आवश्यक चीज़ें अवशोषित कर ली जाएं, उसमें से हीमोग्लोबिन वगैरह जो भी है वो सभी चीज़ अवशोषित कर लिए जाएं, तो क्या बचेगा, अनइम्पोर्टेंट सब्सटेंस बचा रह जाता है। क्या, अनइम्पोर्टेंट सब्सटेंस बचा रह जाता है। ठीक है, जो हमारा ब्लड रीनल ट्यूब्यूल में आया था, ठीक है, उसमें से सभी चीज़ों को अवशोषित कर लिया गया। जो आवश्यक चीज़ें थी उसको नेफ्रॉन के द्वारा अवशोषित कर लिया गया, तो क्या बचेगा, अनावश्यक पदार्थ बचेगा हमारी बॉडी में, यानी कि जो ब्लड में से सभी चीज़ों को, अच्छी अच्छी चीज़ों को, जो आवश्यक चीज़ें हैं उसको निकाल लिया जाए। जैसे हीमोग्लोबिन हो गया, ठीक है, उसमें साल्ट की जो मात्रा होगी थोड़ी वो निकाल दी जाएगी, वाटर होगा वो निकाल लिया जाएगा। ठीक है, इन सभी चीज़ों को जो निकाल लिया जाएगा तो क्या बचेगा, बेस्ट प्रोडक्ट बचेगा। ठीक है, अब बेस्ट प्रोडक्ट जो बचेगा वो कहाँ जाएगा, एकत्र नलिका में आ जाएगा। किस में आएगा, एकत्र नलिका में आ जाएगा। एकत्र नलिका जो होती है वो दोस्तों पेल्विस वाला जो भाग होता है किडनी का, उसमें जुड़ी हुई होती है। ठीक है, एकत्र नलिका किसमें जुड़ी होती है, पेल्विस वाले भाग में जुड़ी हुई होती है। अब ये पेल्विस वाला भाग जो होता है वो मूत्र वाहिनी में जुड़ा होता है, और मूत्र वाहिनी जो होती है वो किसमें जुड़ी होती है, यूरिनरी ब्लैडर में या मूत्राशय में जुड़ी हुई होती है। ठीक है, अब मूत्राशय में जुड़ी हुई होती है, तो ये जो एकत्र नलिका होगी, इससे जो ब्लड वो इससे जो यूरिन का फॉर्मेशन होगा, ब्लड फिल्टर होगा, तो ब्लड में से अनावश्यक चीज़ें जो होंगी वो निकाल दी जाएंगी और आवश्यक चीज़ें होंगी वो नेफ्रॉन के द्वारा अवशोषित कर ली जाएंगी। ठीक है, तो ब्लड जो होगा यानी कि अनइम्पोर्टेंट जो मटेरियल होगा वो किस में आ जाएगा, रीनल एकत्र नलिका में आ जाएगा। एकत्र नलिका से किस में आ जाएगा, पेल्विस वाले भाग में, पेल्विस वाले भाग से मूत्र वाहिनी में आ जाएगा और मूत्राशय में आके इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, और उसको मूत्र मार्ग के द्वारा शरीर से समय समय पर बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसी क्रिया को क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। शरीर से हानिकारक पदार्थों को बाहर करने की क्रिया क्या कहलाती है, उत्सर्जन कहलाती है। दोस्तों, जो मूत्र का निर्माण होता है उसमें जल की भी मात्रा होती है, तो इसलिए इसमें से कुछ भाग जो होता है वो जलकर रह जाता है, बकाया भाग क्या होता है, अवशोषित कर लिया जाता है। ठीक है, ग्लूकोज, हीमोग्लोबिन जो भी सब्सटेंस होते हैं वो इसके द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं, और इसलिए जो अवशोषित कर लिए जाते हैं तो ये जो शिराएं होती हैं ये नेफ्रॉन को चारों ओर से कवर कर लेती हैं। ठीक है, अगर कुछ भाग इनमें इंपॉर्टेंट रह भी जाता है, नेफ्रॉन में कुछ भाग जो होता है वो रह भी जाता है, तो ये नेफ्रॉन जो शिराएं होती हैं
ये नेफ्रॉन को एकत्र करती हैं। तो नेफ्रॉन की जो शिराएं होती हैं वो नेफ्रॉन में से कुछ आवश्यक चीज़ें जो होती हैं उनको भी अवशोषित करने का वर्क कर लेती हैं। ठीक है, अगर कुछ अनावश्यक चीज़ें यानी कि हानिकारक पदार्थ ये शिराएं अवशोषित कर लेती हैं तो दोबारा से वो नेफ्रॉन में ट्रांसफर कर देती हैं। ठीक है, नेफ्रॉन में ट्रांसफर कर देती हैं। उसके बाद क्या होता है कि नेफ्रॉन जो होता है उससे अनावश्यक चीज़ें जो होती हैं वो एकत्र नलिका में एकत्र हो जाती हैं इसकी, और एकत्र नलिका में काम में इकट्ठित होने के बाद ये पेल्विस के द्वारा मूत्र वाहिनियों के द्वारा किस में आ जाती है, मूत्राशय में आ जाती है, और मूत्रमार्ग के द्वारा इन्हें बॉडी से बाहर कर दिया जाता है। तो यह क्रिया थी दोस्तों कि नेफ्रॉन के बारे में थी। ठीक है, किस प्रकार से हम नेफ्रॉन की संरचना को पढ़ा हमने, और ये किस प्रकार से ब्लड को फिल्टर करता है, किस प्रकार से उससे अशुद्धियों को अलग करता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों पढ़ते हैं कि पेड़ पौधे जो होते हैं वो उत्सर्जन की क्रिया कैसे करते हैं। तो पेड़ पौधों में दोस्तों जो उत्सर्जन होता है, पेड़ पौधों में ठीक है दोस्तों, पढ़ते हैं कि पेड़ पौधों में उत्सर्जन कैसे होता है। कि पेड़ पौधे जो होते हैं उनमें भी उत्सर्जन होता है। जिस प्रकार से जीवित रहने के लिए मानव को उत्सर्जन की आवश्यकता होती है, यानी कि उत्सर्जन जो होता है मानव के लिए आवश्यकता होता है, उसी प्रकार से पेड़ पौधों के लिए भी आवश्यक होता है। ठीक है, तो पेड़ पौधों आपने देखा होगा कि पेड़ पौधे जो होते हैं अगर उनमें कभी भी कट मार देते हैं, कोई भी तने में कट मार देते हैं, कट लगा देते हैं, तो क्या होता है, कट लगाने से पेड़ पौधे में कुछ पानी जैसी संरचना निकलने लगती है, यानी कि पानी जैसा भाग जो होता है वो बाहर आने लगता है। यही क्रिया क्या कहलाती है, उत्सर्जन कहलाती है। ठीक है, कभी कभी होता है कि पत्तियां जो गिरती हैं, पत्तियों के गिरने के दौरान क्या होता है, उससे गोंद जैसा पदार्थ बाहर निकलता है पेड़ पौधों के तनों से। तो यह क्रिया क्या कहलाती है, उत्सर्जन कहलाती है। यानी कि पेड़ पौधे जो होते हैं वो अपने शरीर से हानिकारक पदार्थ को गोंद गोंद के रूप में या फिर जल के रूप में या दूध के रूप में बाहर निकालते हैं। तो यही क्रिया क्या कहलाती है, पेड़ पौधों में उत्सर्जन कहलाती है। ठीक है, किस किस के रूप में, गोंद के रूप में, गोंद के रूप में, गोंद के रूप में, या दूध के रूप में, या जल के रूप में, ठीक है, इन सभी चीज़ों के रूप में जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपने उत्सर्जी पदार्थ को बाहर करते हैं। ठीक है, यही क्रिया क्या कहलाती है, पेड़ पौधों में उत्सर्जन कहलाती है। अब दोस्तों पढ़ते हैं कि परासरण की क्रिया क्या होती है। क्या होता है परासरण, ठीक है, परासरण क्या होता है, इसे ऑस्मो रेगुलेशन भी कहते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है कि बॉडी में आवश्यकता से अधिक पानी को बॉडी से बाहर करना, या फिर कह सकते हैं कि जब हद से ज़्यादा, यानी कि हमारी बॉडी को जितने पानी की ज़रूरत है उससे अगर बॉडी में हमारी पानी ज़्यादा हो जाता है तो उस बॉडी को बाहर निकाल कर, उस पानी को बाहर निकाल कर बॉडी से शरीर को, शरीर में वाटर की जो मात्रा होती है उसको नियंत्रित करने का वर्क जो होता है वो क्रिया यानी कि परासरण कहलाती है। ठीक है, क्या होता है, जब हम पानी पीते हैं, जब हम ज़्यादा पानी पी लेते हैं, ठीक है, तो ज़्यादा पानी पीने के दौरान क्या होता है, हमारी जो एक ग्लैंड होती है हमारे शरीर में पाई जाती है, मस्तिष्क में पाई जाती है, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, यह ग्लैंड हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है। ठीक है, तो इसके पश्चिम भाग से, पिट्यूटरी ग्लैंड के पश्चिम भाग से, पश्चिम भाग से यानी कि पिछले वाले भाग से एक हार्मोन निकलता है, वैसोप्रेसिन, वैसोप्रेसिन हार्मोन निकलता है। कौन सा हार्मोन निकलता है, वैसोप्रेसिन हार्मोन निकलता है। ठीक है, जब हम पानी ज़्यादा पी लेते हैं या फिर हमारे अंदर बॉडी में पानी जब ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा पीने के कारण जब बॉडी में हमारी पानी ज़्यादा हो जाता है तो पिट्यूटरी ग्लैंड के पश्च भाग से ये हार्मोन जो होता है वो निकलना कम हो जाता है। ठीक है, जब हार्मोन निकलना कम हो जाता है तो हमारा जो नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन सॉरी, जो वैसोप्रेसिन हार्मोन जो होता है जो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के पश्च भाग से निकलता है, पीछे वाले हिस्से से निकलता है, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है उस इस प्रकार संरचना होती है। यहाँ से क्या निकलता है, वैसोप्रेसिन, वैसोप्रेसिन
वेसोप्रेसिन हार्मोन निकलता है। तो वेसोप्रेसिन हार्मोन जब निकलना कम हो जाता है तो नेफ्रॉन क्या करता है, तो नेफ्रॉन क्या करता है, जल के अवशोषण को कम कर देता है, जल के अवशोषण को कैसा कर देता है, कम कर देता है। जब जल का अवशोषण कम होगा, सीधी सीधी बात है, नेफ्रॉन भाई यहाँ पे भी जल अवशोषण कर रहा था, समीपस्थ वाला भाग है उसका जल अवशोषण कर रहा था, अब जो दूरस्थ वाला भाग है वो भी जल के अवशोषण को कर रहा था। अगर वेसोप्रेसिन का निकलना कम हो जाएगा तो मान लिया दूरस्थ वाला भाग जो है वो नेफ्रॉन में से यानी कि जल को कम अवशोषित करेगा, करेगा ही नहीं, एक ही भाग अवशोषित कर रहा है। तो भाई यहाँ पे कुछ पहले दो कर रहे थे, अब वही एक काम कर रहा है, तो जल की मात्रा जाहिर सी बात है एक कर रहा है तो कम अवशोषित होगी, और दूसरा जो कर रहा था तो ज्यादा अवशोषित होगी। अब दूसरे वाले ने अपना काम छोड़ दिया, एक ही कर रहा है, तो जल इसमें कम अवशोषित होगा नेफ्रॉन के द्वारा, और बचा हुआ जल जो होगा वो किसमें आएगा, एकत्र नलिका में आ जाएगा, यानी कि मूत्र के रूप में बॉडी से बाहर जाएगा। तो जब वेसोप्रेसिन हार्मोन निकलना कम हो जाता है, निकलना कम हो जाता है, तो नेफ्रॉन जल के अवशोषण, जल का जो अवशोषण होता है वो कैसा करता है, अवशोषण कम करने लगता है, कम करने लगता है, करने लगता है। जब नेफ्रॉन जल का अवशोषण कम करेगा तो क्या होगा, जल का अवशोषण कम होगा तो मूत्र जो होगा यानी कि यूरिन का निर्माण जो होगा, यूरिन का निर्माण जो होगा वो कैसा होगा, ज्यादा होगा, यूरिन का निर्माण कैसा होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, पराषण क्रिया क्या होती है, हमारी बॉडी में वाटर के जो लेवल होता है, वाटर की जो क्वांटिटी होती है उसको मेंटेन करने की क्रिया क्या कहलाती है, पराषण कहलाती है। ठीक है, जब हमारे शरीर में पिट्यूटरी ग्लैंड जो होगी वो कम वेसोप्रेसिन को निकालेगी, यानी कि कम वेसोप्रेसिन जब हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलेगा तो जल के अवशोषण की क्षमता होती है नेफ्रॉन में वो कम हो जाती है। जब कम अवशोषण होगा जल का तो यूरिन का फॉर्मेशन जो है वो ज़्यादा होगा, और ये होगा कब, पिट्यूटरी ग्लैंड अपने वेसोप्रेसिन हार्मोन को निकालती कब ज़्यादा है, जब हमारी बॉडी में वाटर की जो मात्रा होती है वो ज़्यादा हो जाती है, तब वेसोप्रेसिन जो हार्मोन होता है वो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के पश्च भाग से जो है वो कम सीक्रेट होता है वेसोप्रेसिन हार्मोन, जिसकी वजह से यूरिन का निर्माण अधिक होता है। ठीक है, और जल का अवशोषण जो होता है वो नेफ्रॉन के द्वारा कम होता है। तो नेफ्रॉन दोस्तों जो होता है वो हमारे उत्सर्जन की इकाई कहलाता है। नेफ्रॉन क्या कहते हैं, उत्सर्जन की, नेफ्रॉन को क्या कहते हैं, उत्सर्जन की इकाई, किसे कहते हैं, उत्सर्जन की इकाई नेफ्रॉन को कहते हैं, नेफ्रॉन को कहते हैं। ठीक है, नेफ्रॉन को कहते हैं। ये नेफ्रॉन जो होते हैं वो बहुत ही छोटे आकार की संरचना होती हैं, या बहुत स्मॉल स्मॉल स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, जो दोनों किडनियों में पाए जाते हैं, और ये पाए कहाँ जाते हैं, नेफ्रॉन मेड्यूला वाले भाग में पाए जाते हैं। किडनी के कौन से भाग में पाए जाते हैं, मेड्यूला वाले भाग में पाए जाते हैं, मेड्यूला वाले भाग में पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आज हमने जाना कि किडनी में पराषण की क्रिया कैसे होती है, ऑस्मो रेगुलेशन कैसे होता है, और ऑस्मो रेगुलेशन की जो क्रिया होती है वो कौन करता है, ऑस्मो रेगुलेशन की क्रिया कौन करता है, किडनी। मानव के शरीर में ऑस्मो रेगुलेशन की क्रिया जो करता है वो कौन करता है, किडनी करती है। ठीक है, इन चीज़ों के बारे में हमने जाना कि ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है, और नेफ्रॉन की संरचना कैसी होती है, किस प्रकार से नेफ्रॉन जो है वो जल को अवशोषित करता है, ग्लूकोज को अवशोषित करता है, या फिर जो अदर सब्सटेंस होते हैं ब्लड में मिक्स होते हैं, जैसे NaCl हो गया, वाटर हो गया, हीमोग्लोबिन हो गया, इन सभी चीज़ों को अवशोषित कर लेता है, ग्लूकोज को अवशोषित कर लेता है। ठीक है, उसके बाद में जब सभी चीज़ें आवश्यक चीज़ें अवशोषित हो जाएंगी तो उसके बाद में जो भी प्रोडक्ट उसमें बचेगा वो बेस्ट मटेरियल होगा, हमारे लिए अनुपयोगी होगा। ठीक है, तो यह बेस्ट प्रोडक्ट किसमें आ जाता है, एकत्र नलिका में आ जाता है, और इसे खेत के द्वारा, पेल्विस के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। उसके बाद इसके बाद क्या होता है, ये मूत्र वाहिनी में आ जाता है, मूत्र वाहिनी से किस में आ जाता है, मूत्राशय में, मूत्राशय से मूत्र मार्ग के द्वारा बॉडी से बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, तो यह क्रिया क्या कहलाती है, उत्सर्जन कहलाती है। दोस्तों हमने पढ़ा कि नेफ्रॉन की संरचना के बारे में आज पढ़ा हमने। ठीक है, उसके बाद फिर पराषण के बारे में पढ़ा, और पढ़ा कि पेड़ पौधों में जो उत्सर्जन होता है वो कैसे होता है। इन सभी चीज़ों के बारे में ब्रीफ डिस्कस किया, अच्छी तरह से जाना। दोस्तों इसी तरह से बने रहिए चैनल पर लगातार। और आज जो हमारा जो चैप्टर था, ठीक है, जैव प्रक्रम,
वो चैप्टर एंड हो गया है, उसके बाद में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे अब। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और दोस्तों बने रहिए चैनल पर, सभी दोस्तों को चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए वीडियो को। ठीक है, धन्यवाद।